नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम भारत एट 7 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें दिखाते हैं। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हेडलाइंस। दो देशों के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना। इससे पहले सिंगापुर बिजनेस जगत के लीडरों को किया संबोधित। एयरपोर्ट में निवेश के लिए कारोबारियों को भारत आने की दी दावत। कहा, भारत में निकट भविष्य में 100 से ज्यादा बनेंगे एयरपोर्ट। एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों में है ग्रीन जॉब्स की बड़ी संभावना। भारत सिंगापुर के बीच 4 अहम समझौते। डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है सिंगापुर। हम भी बनाना चाहते हैं भारत में कई सिंगापुर। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दी बधाई। कहा, पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मिलेगी मदद। ग्रीन फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 चयनित शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से 50 शिक्षक, 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के शिक्षक भी सम्मानित। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गंभीर। डेमोग्राफी पर हो रहे असर और आदिवासी आबादी की गिरावट पर भी जताई चिंता। अगली सुनवाई 12 सितंबर को। दिन भर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुरक्षित किया फैसला। सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दी है चुनौती। और आइए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश की ओर लिए चलते हैं और बताते हैं कि वहां पर मस्जिद को लेकर के क्यों बवाल मचा हुआ है। शिमला की संजौली मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मस्जिद अवैध है और वो अवैध तरीके से बनाई गई। इस मस्जिद के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच मामले को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतान जारी है। वहीं गेंद अभी भी कोर्ट के पाले में है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला चर्चा में है। आखिर कैसे एक मारपीट की घटना से बवाल मच गया और मामला राज्य की विधानसभा तक में गूंज गया। वहीं इस मामले में सत्ता पक्ष कांग्रेस के ही नेताओं के विचारों में दरार भी देखने को मिली। शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इस अवैध मस्जिद को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। मस्जिद की 4 मंजिलें अवैध हैं। इस बीच संजौली में जहां पर मस्जिद बनी है वहां आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं विरोध कर रहे लोगों ने इस मामले में अब सरकार को अवैध मस्जिद गिराने का अल्टीमेटम दे दिया है। जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। वहीं इस मामले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद मामले पर सरकार ने संज्ञान लिया है। सरकार किसी भी तरह का अवैध निर्माण सहन नहीं करेगी। इस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और वहां पे स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर इस मामले पर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि ये मस्जिद पूरी तरह से अवैध रूप से बनाई गई है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। इस माननीय सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको तोड़ देंगे और हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश में खराब ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावना को ठेस पहुंचे।
दरअसल 2 सप्ताह पहले संजौली के मलियाना में एक शख्स से मारपीट की गई। इस मारपीट में विशेष समुदाय के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर रोष जताया और फिर थाने का घेराव किया। बाद में सभी लोग मस्जिद के सामने पहुंचे और इसे अवैध बताते हुए इसको गिराने की मांग की। हालांकि इस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सुनवाई शनिवार को होनी है। ये मामला 2009 से कोर्ट में है और इस पर निर्णय का सभी को इंतजार है। तो शिमला के संजौली में एक मस्जिद निर्माण को लेकर जो माहौल है वो लगातार गर्माता जा रहा है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी एंट्री भी इसमें होती अब नजर आ रही है। अवैध निर्माण का ये पूरा मामला यहाँ पर बताया जा रहा है और इसको लेकर विधानसभा में भी कल ये मसला उठा था, जहाँ पर जो स्थानीय विधायक अनुरोध सिंह उन्होंने इस मामले को लेकर जो प्रदर्शनकारी है उनको प्रॉपर जो सपोर्ट है वो देने का जो आश्वासन है वो दिया है और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जाँच का सिलसिला जारी है और जाँच पड़ताल के बाद जो कुछ भी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर बनेगी उसको जरूर अमल में लाया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्मप्रकाश, टीडी न्यूज़, शिमला। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जमानत फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी जमानत नहीं मिली और जमानत के लिए उनको एक बार फिर से इंतजार करना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक लंबी सुनवाई की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि चूंकि ये ट्रायल की प्रक्रिया एक लंबी चलने वाली है, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अधिक दिनों तक जेल में रखना गैर कानूनी है और ऐसे में उनको जमानत दे दी जानी चाहिए। और उनने हवाला इस मामले के जो अन्य आरोपी हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया के कविता सहित विजय नायर तक की दलीलें दी। और जब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की वकील ने जो दलीलें दी, उसमें साफ तौर पर यह कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं भी जो एक हायरार्की होती है, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो नहीं किया। क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट आना है तो सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। लेकिन इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना था और उस मामले में कोई फैसला न देते हुए उन्हें लोअर कोर्ट जाने की सलाह दी। लेकिन उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका को चैलेंज किया और आज लगभग 4.5 घंटे की एक बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के वकील और सीबीआई के वकीलों ने कई बड़ी दलीलें दी। और इस पूरी सुनवाई को जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और कई बड़ी बातें कही। कुल मिलाकर आज की जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुना और इस मामले में शनिवार तक दोनों पक्षों को समय दिया है कि वो शनिवार तक वो लिखित में अपने पक्षों को रखें और हो सकता है कि आने वाले समय में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला सुना सकती है। कैमरामैन शारदा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। संथाल परगना का ये इलाका है, जनजातियों के नाम पर पृथक राज्य बना। झारखंड 24 वर्षों बाद भी इन लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम साबित होता दिख रहा है। इसकी वानगी झारखंड के संथाल परगना अंतर्गत पहाड़िया जनजातीय बहुल बड़ा कुड़िया गांव में देखने को मिली, जहां खाट पर मरीजों को सैलाइन चढ़ाने की तस्वीर सारे दावों को झुठला रही है। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड का संथाल इलाका मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, फिर भी इस इलाके के जनजातीय समाज को विकास की किरण पहुंचने का इंतजार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको अभी जो तस्वीर हम दिखाएंगे वो तंत्र की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है कि आखिर जिस सोच और उद्देश्य के साथ यह राज्य बना था वह कहां गौन हो गया है।
पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के आदिम जनजाति बहुल गांव बड़ा कुड़िया में अब भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। बरसात में जब इलाके में डायरिया का प्रकोप बढ़ा तो तंत्र की हवा-हवाई बातें और दावे खाट पर नजर आए। दरअसल इस इलाके में कई लोगों को डायरिया से पीड़ित होने की सूचना के बाद मेडिकल टीम गांव पहुंची। कुछ व्यवस्था नहीं हो सका तो मरीजों को खाट पर ही लिटाकर सलाइन चढ़ाई गई। संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्रीय स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी लिट्टीपाड़ा पहुंचे और डायरिया पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। अभी 3 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, वो नियंत्रण में है, स्थिति काफी नियंत्रण में है। मौके पर जिले के सिविल सर्जन मंटू कुमार टेकरीवाल भी मौजूद थे, लेकिन वो पूरी तरह असहाय नजर आए। उनको भी लगता है कि इलाके में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। एक परेशानियां ये है कि हमारे सिर्फ इतना ही कर देने से सारे सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। उनको स्वच्छ पानी की जरूरत है। जब तक स्वच्छ पानी का अगर उपयोग ना किया जाएगा तो ये डायरिया का प्रॉब्लम जो है जड़ से नहीं खत्म होगा। इस अव्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष और स्थानीय नेताओं के निशाने पर है। पहाड़िया नेता शिवचरण माल्टो ने तो यहां तक आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने जनजातीय समुदायों से मुंह मोड़ लिया है। आदिवासी पहाड़िया हो संथाल हो मरने के लिए छोड़ दिया गया है और इसका इलाज का कोई जरूरत उसको महसूस नहीं हो रही है। ये सरकार की नाकामी है और सीधा मैं आरोप लगा सकता हूँ कि संथाल और पहाड़िया को इसी तरह मरने के लिए हेमंत सोरेन ने ठान रखी है। इस मर्ज के पीछे का राज और वजह यह है कि यहाँ घोर जल संकट भी व्याप्त है और स्थानीय लोग मीलों चलकर दूर दराज के क्षेत्रों से पीने का पानी लाने को विवश है। पानी की जुगाड़ करना इलाके की महिलाओं के दिनचर्या का बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस इलाके में बिजली का संकट भी है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि हर महीना बिजली के लिए उनसे अवैध वसूली भी की जाती है, फिर भी उन्हें अंधेरा ही नसीब है। लाइन तो 1 महीने से ज्यादा हो रहा है सर। किस अधिकारी को भी हम लोग बात करने से भी कोई फायदा नहीं होता है। 1 महीना से लाइन नहीं है तो हम लोग जो गांव वाला लाइन काहे नहीं आ रहा है, नहीं उधर काट गया तो जो जुड़वाने वाला बोला देखो 50 टका करके चंदा भेजा करके लाओ, तो चंदा भेजा करके दे दिया और अभी तक लाइन का पता नहीं है। झारखंड में आदिम जनजातियों के विकास और कल्याण के दावों के इतर हकीकत कुछ और है, जो कहीं न कहीं सिस्टम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है। संथाल परगना के क्षेत्र में स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था इस इलाके में जीवन पर संकट पैदा करता दिख रहा है। बीमारियों के समय वक्त पर इलाज जरूरी है, लेकिन यहाँ पर यह नामुमकिन नजर आता है क्योंकि बुनियादी सुविधाएं ही यहाँ खाट पर है। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान में महिलाओं के लिए खुशखबरी है। पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने वाली महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। राज्य की भजनलाल मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को मंजूरी दे दी। वहीं पुलिस में भर्ती के लिए जो सपना देख रही हैं महिला अभ्यर्थी, वो काफ़ी खुश हैं और वो प्रदेश सरकार का आभार प्रकट कर रही हैं। भजनलाल सरकार प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक प्रदेश में अब पुलिस विभाग में महिलाओं को जो अब तक 30% आरक्षण मिलता था, अब से 33% आरक्षण मिलने लगेगा।
इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने के लिए अनुमोदन भी जारी किया जा चुका है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने राज्य पुलिस बल को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लेते हुए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले से पुलिस महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी। वहीं इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर भी मिलेंगे। संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किए गए वादे को पूरा करते हुए ये निर्णय लिया। राजस्थान सरकार के मुताबिक इस निर्णय से जहां महिलाएं सशक्त होंगी, वहीं साथ ही राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ये करके मतलब कि महिलाओं के लिए ये 33% आरक्षण करके बहुत ही उचित कार्य किया है। तो इस बात पे तो मतलब हर जनता का यही स्वाभिमान कहना होगा कि सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है। हाल ही में जो हो रहे हैं अपराधों को देखकर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो हर महिला के लिए एकदम उचित लिए। वहीं प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले की चौतरफा सराहना हो रही है। खासतौर पर पुलिस में भर्ती की तैयारी में लगी लड़कियां इसको एक मील का पत्थर बता रही हैं। सरकार ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। 30% आरक्षण को बढ़ाकर 33% किया है। इससे महिलाओं पर होने वाले अपराध भी कम होंगे। हाल ही के दिनों में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इसके विरुद्ध जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे राजस्थान पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और महिलाओं को और भी आगे बढ़ पाएगी और इससे महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी। बहरहाल महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध से निपटने के लिए इसे साहसिक कदम बताया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार का यह निर्णय अन्य दूसरे राज्यों को भी महिलाओं की पुलिस में ज्यादा से ज्यादा भर्ती की ओर आकर्षित करेगा। कार्मिक विभाग की ओर से इस बारे में जल्दी ही अधिसूचना जारी की जाएगी। कुल मिलाकर प्रदेश की भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब तक 30% जो आरक्षण मिलता था, अब महिलाओं को पुलिस विभाग में 33% आरक्षण मिलेगा। कैमरा पर्सन हनुमान प्रसाद के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 चरणों में राजस्व महाअभियान चलाकर सालों से लंबित 80 लाख राजस्व मामलों का युद्ध स्तर पर निराकरण करने का काम किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि बाकी बचे लंबित मामलों के निपटान के लिए आने वाले दिनों में जल्द ही राजस्व महाअभियान 3.0 शुरू किया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण करने का काम देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। गौरतलब है कि राजस्व महाअभियान का पहला चरण 15 जनवरी से 15 मार्च तक चला। इस दौरान 30 लाख से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ। वहीं दूसरा चरण 18 जुलाई से 31 अगस्त तक संचालित हुआ। राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख, दुरुस्ती और नक्शा तरमीम के 49,15,311 मामलों का निपटारा किया गया। इतना ही नहीं, 88 लाख से अधिक eKYC भी राज्य में इस अभियान के दौरान पूरी की जा चुकी हैं। हाल में पूरे हुए राजस्व महाअभियान 2.0 में नामांतरण के लंबित 2,71,626 मामले, बंटवारे के 27,983 मामले, अभिलेख दुरुस्ती के 26,784 मामले और नक्शा तरमीम के 45,88,918 लंबित मामलों को निपटाया गया। हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांकन बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 20-31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,00,000
71,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीब के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक किसानों के कई मामले लंबे समय से लंबित थे, लिहाजा इस अभियान के जरिए इसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में राजस्व महाअभियान 3.0 की भी शुरुआत होगी। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनता के ऐसे सारे कामों में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के 36 जिले ऐसे हैं जहां लंबित नामांतरण प्रकरणों का 100% निराकरण किया गया है। शेष जिलों में 99% से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार कुल 99.98% लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण राजस्व महाअभियान 2.0 में किया गया है। इसके अलावा अभिलेख दुरुस्ती लंबित प्रकरणों का भी 100% निराकरण सभी जिलों में हो गया है। मध्य प्रदेश में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। सभी कामों के लिए निश्चित समय अवधि तय है। फिर भी अगर काम जनता के समय सीमा में पूरे नहीं होते हैं तो गुस्सा भी जायज़ है। लिहाजा राज्य की सरकार सुशासन बना रहे, इसके लिए सबसे पहले लंबित मामलों को महाअभियान के जरिए निपटान कर रही है, ताकि नए मामले जब आए तो उनका समय सीमा में निपटारा हो सके। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा सुर्खियों में था। इस पर बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी थी। अब ये गारंटी पूरी हो गई है। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत SECC 2011 के डाटा के आधार पर बनाए गए स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,331 परिवारों तथा आवास प्लस सूची के 1,47,600 परिवारों के लिए आवास शामिल हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नियत नेल्लनार योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में कई विकास योजनाओं की शुरुआत हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत नक्सल क्षेत्रों के गांवों के लिए लगभग 10,000 आवास योजना की स्वीकृति मिलने की संभावना है।
तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता, इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 8 महीने पूरे हो चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इस दौरान किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। साथ ही डबल इंजन की सरकार प्रदेश में तेज गति से विकास पर भी जोर दे रही है। प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंद को पक्का घर दिलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कच्चे मकान से जल्द ही छुटकारा दिलाएगी और जरूरतमंद के सिर पर पक्का छत होगा। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।